हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चलो पढ़ो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं HPSC PGT एग्जाम्स के बारे में। ठीक है कि आखिर ये एग्जाम है क्या, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसकी हम प्रिपरेशन कैसे करें, PYQ हम लोग कहाँ से लाएं और ये एग्जाम आखिर अब होगा कब। ओके, तो अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं इस वीडियो तक, इसका मतलब कि आप लोग टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। ओके, सो उसके पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पे डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे, उसकी तैयारी के बारे में बात करेंगे, उसके PYQs को डिस्कस करेंगे और एग्जाम के सिलेबस पैटर्न को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द व्हाट इज HPSC PGT। ओके, The Haryana Public Service Commission (PGT) is a recruitment process for postgraduate teacher position in Haryana। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर की अगर हम लोग बात करें तो आप सबको पता है कि 11th 12th के बच्चों को हम लोग को पढ़ाना होगा, जो भी ये PGT के एग्जाम्स को फिल करेंगे। और अभी रिसेंट में एग्जाम्स हुए हैं, काफी सब्जेक्ट्स के रिजल्ट आ चुके हैं, काफी के आने बाकी हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपको मास्टर्स होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, कि अगर आपका साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, ठीक है, एंड आपका जो है बीएड होना चाहिए और मास्टर्स में एटलीस्ट आपके 50% होने चाहिए फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, एंड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए HTET लेवल 3 एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो HTET का जो एग्जाम होता है वो हमारा लेवल 1 लेवल 2 होता है, लेवल 3 भी होता है। तो जो 3 है वो हमारा PGT के लिए है। जैसे अदर स्टेट्स में, यूपी में, MP में टेट एग्जाम होता है लेवल 1 लेवल 2 का, तो हरियाणा में एक ही लेवल 3 है जो कि PGT के लिए आता है। तो एक तो ये हो गया कि हमारे पास ये चीजें होनी चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए जिसमें आपके पास 50% होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और HTET होना चाहिए लेवल 3 का आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का। अगर आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस तो पॉलिटिकल साइंस में होना चाहिए, मैथ्स है तो मैथ्स में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं कि ये एग्जाम आखिर होगा कब। अब कब होगा? 2018 में हुआ, 2023 में हुआ, 2024 में भी हुआ। अब ये एग्जाम कब होगा? तो अब ये एग्जाम होने के ज्यादातर चांसेस हैं कि 2026 में हो। ठीक है, 25 में इसकी वैकेंसी आ जाएगी, 26 में जहां तक है ये एग्जाम हो जाएगा। जो भी HTET का भी जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया हुआ है वो ट्राई करें कि इसको पढ़ के अच्छे से क्रैक करें। HTET की PYQ की वीडियो भी अभी हम सीरीज लाएंगे यहाँ पर। तो अब देखते हैं कि इसका ये तो हो गया कि ये एग्जाम कब होगा। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि HPSC PGT है क्या, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और ये कब होगा। लेकिन अब इसका देखना है कि सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में सबसे पहले जो कॉमन चीजें हैं वो है हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी और पेडागोजी। ठीक है, तो व्हाट इज द कॉमन सिलेबस? एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी, दिस इज द कॉमन सिलेबस। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट हमारा आता है जनरल अवेयरनेस। ये होगा हमारा कॉमन सिलेबस है, जो सारे जितने भी सब्जेक्ट वाले के पेपर होंगे उनका होगा। इसके बाद हमारा सब्जेक्टिव सिलेबस आता है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव सिलेबस में हमारा क्या है, हम इस चैनल पे अभी बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव सिलेबस क्या है, आप लोग देखिए कि ये हमारा सिलेबस गिवन है। पॉलिटिकल थ्योरी आएगा हमारा, इसकी मीनिंग, इसका यूटिलिटी कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे कि राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सेकुलरिज्म, सिटीजनशिप एंड डेवलपमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रियम्बल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, DPSP आएगा। फेडरलिज्म आएगा, सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप आएगा। यूनियन गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट आएगा, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट। लोकल गवर्नमेंट आएगा, पंचायती राज, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड मतलब चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, पार्टी सिस्टम, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड आएगा, जैसे कि कोल्ड वॉर के बारे में हमारा आ जाता है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर आता है, अमेरिकन हेजेमनी आता है इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, सिनेरियो, इंस्ट्रूमेंट्स एंड चैलेंजेस आएगा।
उसके बाद आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि यूएन हो गया, ईयू हो गया, आसियान हो गया, सार्क हो गया, अल्बा हो गया, नाम हो गया। ओके, देन फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, मतलब उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रोल ऑफ इंडिया इन यूएन, इंडिया एंड यूएस, इंडिया एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, चैलेंजेस बिफोर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ओके, देन आता है पॉलिटिकल थ्योरी कि उसकी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या है हमारे। फिर हमारा स्टेट के बारे में आता है कि इसका नेचर क्या है, फंक्शन क्या है, सोवरेनिटी क्या है, प्लूरलिज्म क्या है। देन हमारे गवर्नमेंट के बारे में आता है कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, चेक्स एंड बैलेंस क्या होता है, टाइप्स डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप के बारे में, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, फेडरल एंड यूनिटरी, मतलब ये डिफरेंट जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। देन हमारा बात करते हैं कि थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल थॉट, मतलब प्लेटो, एरिस्टोटल, कौटिल्य, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, मार्क्स, नौरोजी, गांधी, ऑरबिंदो, अम्बेडकर, नेहरू, लोहिया। देन हमारा डायनामिक्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी आएगा, जैसे कि पार्टी हो गया, कास्ट, मतलब ये सारी चीजें कैसे इंडिया की डेमोक्रेसी को इफेक्ट करती हैं, रीजन हो गया, न्यू सोशल मूवमेंट हो गया, इंडियाज रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज आ गया, बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म आ गया, पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल कल्चर आ गया, डायनामिक्स ऑफ फेडरलिज्म इन यूएस एंड इंडिया आ गया, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट के बारे में आ गया। सो ये तो हमारा क्या हो गया, सिलेबस हो गया पॉलिटिकल साइंस का, ये हमारा जनरल पेपर का सिलेबस हो गया जो सारे सब्जेक्ट्स में एप्लीकेबल है। देन हमारा क्या आ जाता है कि व्हाट इज एग्जाम पैटर्न। तो हमारे इसके 3 लेवल के, क्योंकि ये एचपीएससी के द्वारा लिया जाता है। ओके, तो ये जब एचपीएससी के द्वारा लिया जाता है तो ये क्वाइट जो हमारे एचसीएस एग्जाम हो गया उसके पैटर्न को फॉलो करता है। तो मतलब सबसे पहले क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। देन हमारा क्या होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, मतलब रिटन टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट हमारा कैसा होता है, एमसीक्यू टेस्ट होता है। फिर हमारा इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो 3 स्टेजेस में हमारे इसके एग्जाम्स होते हैं। मतलब पहला स्क्रीनिंग टेस्ट जिसके टोटल मार्क्स हमारे होते हैं 100, जो कि 2 घंटे का होता है। उसके बाद इसमें each question will have 5 options. The fifth option will be meant for situation where a candidate intends to leave the question unattempted. Okay, मतलब अगर आप अनअटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसको भी आपको मार्क करना है। उसके बाद क्या हो गया, 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया है तो 1/4 मार्क कट होगा। In case a candidate neither attempt the question nor darken the fifth option bubble, then 1/4 mark will be deducted. मतलब अगर आपको कोई भी ऑप्शन को बबल नहीं करेंगे तो आपका तब भी उसको माना जाएगा, 1/4 मार्क डिडक्ट होगा। तो मतलब अगर आप अनअटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको फिफ्थ ऑप्शन को बबल करना है। तो ये तो हो गया हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं और क्या बोल रहा है कि द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी for the subject of history, political science and commerce. Rest of the question paper will be in English language only. ठीक है, इन तीनों जो सब्जेक्ट हैं इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, बाकी ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। फिर क्या हो गया कि a candidate will have to secure minimum 25% marks to clear the screening test. सपोज क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे हुए और उन्होंने बहुत कम 25% से मार्क्स कम जो है लाए हैं। ठीक है, तो और सिर्फ अगर सब 100 बच्चों ने पेपर दिया और सिर्फ 4 बच्चों ने जो है 25% मार्क्स से ऊपर लाए हैं तो उन्हीं 4 को लेंगे। ऐसा नहीं लेंगे कि टॉप इतने लोगों को निकालेंगे, नहीं, मिनिमम मार्क्स है हमारा 25% मार्क्स। फिर क्या बोला है, कैंडिडेट्स 4 times the number of advertised post category wise will be called for the next stage of selection process. ठीक है, तो हमारा जो भी जितनी भी हमें वैकेंसी आई है 50 आई है तो उसका 4 टाइम्स जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मतलब सॉरी, इसके बाद क्या आता है हमारा, सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 50 है तो 200 लोगों को बुलाया जाएगा सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए, जो कि हमारा रिटर्न हो गया। और क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम हमारा 25% मार्क्स होना चाहिए। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन बिकॉज इट इज ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैटेगरी वाइज कैंडिडेट। ठीक है, ओके। तो अगर जो है स्क्रीनिंग टेस्ट का जो मार्क्स है उसको मेरिट में नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ सब्जेक्टिव और इंटरव्यू का काउंट होगा। तो अब आ जाते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, वो क्या है हमारा, सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट। दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। अब देखिए ये क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कि टाइम ड्यूरेशन क्या होगा हमारा, 3 आवर्स होगा। 3 आवर्स हमारा टाइम ड्यूरेशन होगा। पोस्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज सिलेबस
is available on the commission website. Okay, syllabus given है, अभी मैंने पॉल साइंस का syllabus आपको बता दिया है. तो question paper will be in English and Hindi for the subject of history and political science. Same हो गया वहाँ पे जैसे अभी था. Total marks हमारे कितने होंगे? 150 होंगे. Paper will be subjective type होगा, subjective type paper होगा, written examination होगा. और minimum यहाँ पे कितने marks लाने हैं? 35% लाने हैं minimum marks. इससे कम होगा तो नहीं बुलाया जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए. द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 times. अगर 50 वैकेंसी आई है तो 100 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो सेकेंड स्टेज है एग्जामिनेशन का, मतलब ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो है, इसका 87.5% हम लोग मार्क्स को ऐड करेंगे मेरिट लिस्ट में, और 12.5% जो है वो हमारा इंटरव्यू वाला एडिट मतलब ऐड होगा मेरिट में. तो क्या बोला गया है, तो थर्ड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन है वो है हमारा इंटरव्यू, ठीक है, जिसकी वेटेज क्या है 12.5%. द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द एडिंग द मार्क्स ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू. ठीक है, तो मतलब हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट शॉर्टलिस्टिंग के लिए होगा. सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज के जो मार्क्स हैं उसको उसकी जो है मेरिट बनेगी. अब बोल रहे हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है. तो जब ये पीजीटी का एग्जाम है तो यहाँ पे आपको 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, और 12th तक के तो बच्चों को आपको पढ़ाना ही है. तो जो ऑब्वियस सी बात है कि इससे बड़ी क्लास की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. मतलब ग्रेजुएशन में आपने जो पढ़ा है वो तो प्रॉपर पूरा अच्छे से ध्यान देना है, 11th 12th इन ग्रेजुएशन, और कुछ चीजें पोस्ट ग्रेजुएशन की भी ध्यान देनी है, क्योंकि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या बोल रहा है, मास्टर्स होना चाहिए. तो क्या क्या हो गया, 11th 12th क्लास की एनसीईआरटी, ग्रेजुएशन में जो भी आपने पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी आपने पढ़ा है. ठीक है, तो ये तो हो गया, इसको आपको प्रिपरेशन करना है. एक सेकंड इसको रेज कर दूं. अब हम बताते हैं कि जो लास्ट 2024 का एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर कैसा आया था. ठीक है, PYQ ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम लोग बात करते हैं. तो देखिए, दिस इज ऑफ 2024 जो कि 14th ऑफ सितंबर में हुआ था. तो टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, 18, जिसमें से आपको 15 अटेम्प्ट करने होते हैं. 10 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस होते हैं. कोई भी एडिशनल शीट नहीं प्रोवाइड की जाती है, और जितने भी क्वेश्चन के मार्क्स हैं उसको एडिशन में वहां पे गिवन हुआ है उसके अगेंस्ट की क्या मार्क्स है. आंसर मस्ट बी रिटन इन द ऑथराइज्ड मीडियम, मतलब जो आपने मीडियम को चूज किया है उसी में ही आपको आंसर करना है. नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर आंसर रिटन इन अ मीडियम अदर देन द ऑथराइज्ड वन. क्वेश्चन आर प्रिंटेड इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस का है. इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी इन ट्रांसलेशन ऑफ एनी क्वेश्चन, इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल. ठीक है, तो इंग्लिश को फाइनल माना जाएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ट्रांसलेशन में. तो आ जाते हैं क्वेश्चंस पे. देखिए, ये हमारा क्वेश्चन. ओके, पहला क्वेश्चन है, टोटल हमारे 18 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको 15 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं. तो पहला क्वेश्चन है, हाउ हैज रॉल्स एनरिच्ड द आइडिया ऑफ जस्टिस एंड लिबरलिज्म. ओके, क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगेंगे देखने में, लेकिन हाँ, इसकी जो मार्किंग है वो काफी अच्छी होती है, तो आपको अच्छे से फैक्चुअल लिखनी है क्वेश्चंस को. कमेंट ऑन द रेलेवेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रासंगिकता पर टिप्पणी करें. The basic structure doctrine is implicit in the Indian Constitution. The Supreme Court has only given it an explicit form. Comment. बुनियादी संरचना सिद्धांत भारतीय संविधान में निहित है. सर्वोच्च न्यायालय ने इसे केवल स्पष्ट रूप दिया है. इस पर टिप्पणी करें. फोर्थ क्वेश्चन क्या है, The Indian Constitution avoids the tight mold of federalism and could be both unitary as well as federal according to the requirements of time and circumstances. Elaborate the statement. देखिए, सारे क्वेश्चन के आगे देखिए 10 मार्क्स दे रखा है. ठीक है, भारतीय संविधान संघवाद के तंग ढांचे से बचता है और समय और परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार एकात्मक और साथ ही संघीय दोनों हो सकता है. कथन को विस्तृत करें. पांचवा क्वेश्चन क्या है, critically analyze the discretionary power granted to the governor by the Indian Constitution. ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें. आपको प्रॉपर फैक्ट्स लिखने हैं, आर्टिकल्स लिखने हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन क्या हो गया, एग्जामाइन द रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज इन डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया. भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका का परीक्षण करें.
सेवेंथ क्वेश्चन बोल रहा है क्रिटिकली एग्जामाइन द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द इंडियन पॉलिटिक्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय राजनीति में हाल के घटनाक्रमों और भारतीय लोकतंत्र के लिए उसके निहितार्थों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा एथ क्वेश्चन, क्या कह रहा है सुनिए। The post-Cold War order is characterized by competing centers of economic and political power, which has challenged US hegemony. Analyze this statement with reference to the emergence of the European Union and the association of Southeast Asian nations as regional order. शीत युद्ध के बाद की व्यवस्था की विशेषता आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के प्रतिस्पर्धी केंद्र हैं, जिन्होंने अमेरिकी आधिपत्य को चुनौती दी है। क्षेत्रीय व्यवस्था के रूप में यूरोपीय संघ ईयू और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के उद्भव के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। डू यू थिंक दैट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हैज लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस इन टुडेज वर्ल्ड? गिव रीजन टू सपोर्ट योर ओपिनियन। क्या आपको लगता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने आज की दुनिया में अपना महत्व खो दिया है? अपनी राय के समर्थन में कारण दीजिए। टेंथ क्वेश्चन क्या कहता है। What are the silent features of the monistic theory of sovereignty? What are the ways in which the pluralist redefine sovereignty? संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? वे कौन से तरीके हैं जिनसे बहुलवादियों ने संप्रभुता को पुनः परिभाषित किया? 11th क्वेश्चन क्या कहता है। इंडियन फेडरेशन हैज मूव्ड फ्रॉम कोऑपरेटिव फेडरेशन टू अ कॉम्पिटिटिव फेडरेशन, एग्जामाइन। 12th क्वेश्चन हमारा कहता है पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स आर सीन नॉन ऑफ डेमोक्रेसी, कमेंट। राजनीतिक दल और दबाव समूह लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य हैं, टिप्पणी करें। 13th क्वेश्चन कह रहा है प्लेटो वाज एन एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी, पॉपर, कमेंट। प्लेटो खुले समाज का दुश्मन था, पॉपर नहीं बोला है, इस पे टिप्पणी करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है। Rousseau begins the social contract with the claim that man is born free and everywhere he is in chains. What are these restrictions on man's liberty? How are they affected by the social contract? रूसो ने सामाजिक अनुबंध की शुरुआत इस दावे के साथ की कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और हर जगह वह जंजीरों में है। मनुष्य की स्वतंत्रता पर ये प्रतिबंध क्या है? वे सामाजिक अनुबंध से कैसे प्रभावित होते हैं? फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। जॉन लॉक इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म, एक्सप्लेन। जॉन लॉक उदारवाद के जनक हैं, समझाइए। 16th क्या कह रहा है। क्रिटिकली एग्जामाइन द इम्प्लीकेशंस ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय लोकतंत्र पर नए सामाजिक आंदोलनों के निहितार्थों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। 17th क्या कह रहा है। एग्जामाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट लेड टू इट्स डिक्लाइन। राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारिक दृष्टिकोण के महत्व की जांच करें, इसकी गिरावट का कारण क्या है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ब्रिंग आउट द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द क्लासिकल रियलिज्म ऑफ हैंस मार्गन्थो एंड द न्यू रियलिज्म ऑफ केनेथ वॉल्ट। हैंस मार्गन्थो के शास्त्रीय यथार्थवाद और केनेथ वॉल्ट के नव यथार्थवाद के बीच प्रमुख अंतर को उजागर करें। सो ये आपके 18 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको टोटल कितने क्वेश्चंस करने थे? 15 क्वेश्चन करने थे, ईच 10 मार्क्स। ठीक है, और इसमें आपको मिनिमम 15 to 0.5 लाने हैं, मतलब 35% मार्क्स। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज द नेक्स्ट is thank you for watching my channel. Please subscribe this channel and also सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन के PYQs को डिस्कस करते हैं, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। जितने भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एग्जाम्स आने वाले हैं, चाहे वो DSSB का हो जाए, चाहे वो HPSC का हो जाए, चाहे वो UP का हो जाए, चाहे वो MP का हो जाए, चाहे वो राजस्थान का हो जाए, और चाहे वो झारखंड का हो जाए, या फिर कोई भी अदर स्टेट ऑफ इंडिया का हो जाए, इंडिया के पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितने भी PYQs हैं, ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, PGT, नेट JRF की बात कर रहे हैं, वो आपको इस चैनल पे PYQ में मिलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई हो।